हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर आपको एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर हम सेट वाइज ला रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी, एसएससी और ऑल एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये एनटीपीसी 30 मार्च 2016 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है गाइस। हमने जितने भी एनटीपीसी पेपर है उनमें से हमने 10 पार्ट तक अपने वीडियो पर अपलोड कर दिए हैं, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले एनटीपीसी और जितने भी रेलवे एग्जाम है उनमें से जीके के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी। जब ध्वनि लगभग 130 डेसिबल से अधिक होती है तो कान में दर्द और क्षति का कारण बनता है। ठीक है, 130 डेसिबल और हमारी सामान्य सुनने की क्षमता है 80 डेसिबल। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पुस्तक अग्नि के उड़ान के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, 2014 के एशियन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, मैरी कॉम। मैरी कॉम द्वारा 2014 के जो एशियन खेल गेम हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली मुक्केबाज महिला बन गई थी भारतीय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मैरी कॉम, जो 6 बार भी स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर, और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, यह भी याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, ईटानगर। ठीक है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, ये याद रखिए। और असम की कैपिटल दिसपुर है गाइस, ये भी याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना का, या ऑप्शन बी पौधों का अध्ययन, या शुद्ध मात्रिका का अध्ययन, या ऑप्शन डी मानव मनोविज्ञानिक का अध्ययन। इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है पादप विज्ञान में? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, या बेरिसेला, या ऑप्शन सी हर्पस सिम्प्लेक्स, या ऑप्शन डी राइनो वायरस। इनमें से किस वायरस के कारण चेचक रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी, बेरिसेला। बेरिसेला एक वायरस है जिसके कारण चेचक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया इनमें से क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, विद्युत विघटन। जो पानी से हाइड्रोजन करने की जो क्रिया है उसे हम विद्युत का विघटन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, विद्युत विघटन। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर किसके द्वारा तैयार किया गया था? गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के प्रश्न है, तो इसे पूरा देखिए। ठीक है, और याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है उसमें ये रिपीट हो सकते हैं। कौन है इनमें डिजाइन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, या मैडम कामा, या ऑप्शन सी पिंगलिया वेंकैया, या ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन तैयार किया था इन्होंने। ठीक है गाइस, और इसे अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1949 को। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भूकंप आने का क्या कारण है इनमें से? पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, या ऑप्शन बी पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, या भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, या पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों या टेक्टोनिक प्लेटों की गति या उनका टकराना। क्या है भूकंप आने का कारण? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो आपस में टकरा जाती हैं, जिस कारण भूकंप आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान इनमें से कौन सा देश रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, बेल्जियम, जो फीफा रैंकिंग में 2016 से अभी तक 2020 तक फर्स्ट नंबर के पैदान पर रहा है। ठीक है, यह भी याद रखिए, बेल्जियम। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1 रुपये के नोट पर इनमें से किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, या भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई डिप्टी गवर्नर के, या केंद्रीय वित्त मंत्री के, या केंद्रीय वित्त सचिव के? इनमें से किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त सचिव के। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। और जितने भी नोट होते हैं जैसे 100 के, 10 के, 500 के, उसमें आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अभी प्रेजेंट में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, ये भी याद रखिए। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सांडों को वंश में करने का खेल जल्लीकट्टू इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है जल्लीकट्टू, जिसमें सांडों से लड़ाई की जाती है और उन्हें बस में किया जाता है। ठीक है, ये आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है गाइस, और एक फिल्म भी है जल्लीकट्टू, वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, तो ये भी याद रखिए, जल्लीकट्टू सेमलेस। ठीक है गाइस, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, यह भी याद रखिए। और इनके जो मुख्यमंत्री है वो एडापट्टी के पलानास्वामी हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक गंगा के बाद सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट नदी है। ठीक है, गोदावरी, जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट तो गंगा है सबसे लॉन्गेस्ट नदी, उसके बाद है गोदावरी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? यह एक जगह है गाइस, उड़ीसा में है, या ऑप्शन बी केरला में, या तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी कर्नाटका में? कहाँ पर है श्रवणबेलगोला? एक प्रसिद्ध जगह है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, श्रवणबेलगोला, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, यह भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, सन 2010 में। सन 2010 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडलों खेलों की मेजबानी की थी। ठीक है, इसे याद रखिए क्योंकि ये पहली बार है और आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये एनटीपीसी 2016 एक्सेप्ट में आया था। ठीक है, सन 2010 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी इंडिया ने की थी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इनमें से वह कौन सा देश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी, रसिया।
हाल ही में रसिया ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे गाइस, ये 2015 में किए थे। ठीक है, करंट अफेयर के सवाल 2019 और 2020 में से आएंगे, पुराने नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप जीके के जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो याद रखिए। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री इनमें से कौन सी है? पौधों की लुगदी, ये ऑप्शन बी कपास एवं कपास के लत्ते, ये ऑप्शन सी पुण्यचक्रित कागज, ये ऑप्शन डी पुण्यचक्रित कागज एवं सूत का मिश्रण। इनमें से क्या है, क्या चीज का प्रयोग नोटों की छपाई के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी कपास एवं कपास के लत्ते। जो भारतीय नोट छपते हैं उसमें कपास एवं कपास के लत्ते का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा इसे। ठीक है, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय करेंसी नोटों की पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी 15 भाषाएं। ठीक है, जो भी नोट होता है उसके पीछे 15 भाषाएं के रूप में उस नोट का संख्या लिखा रहता है कितने रुपये का है। ठीक है, वैसे तो पूरे नोट में 17 भाषा होती हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो दो आगे लिखी रहती हैं, बट इन्होंने पीछे पूछा है पीछे कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं, तो आपका आंसर होगा 15। अगर पूरा नोट पूछा जाए तो उसमें आप आंसर लगाएंगे 17। ठीक है, याद रखिए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी सन 1972 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ था, जब एलओसी रेखा में परिवर्तन कर दिया गया था इस रेखा नियंत्रण लाइन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1972 में। ठीक है, अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए मेघालय द्वारा। ठीक है गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। हम कल आपको जो आरआरबी के आज एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो प्रश्न आए हुए हैं जीके के और करंट अफेयर के, वो हम आपको कल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएंगे। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने की क्रिया किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी द्रवीगत पेट्रोलियम गैस। इसका प्रयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, एलपीजी का, एलपीजी। ठीक है, इसका द्रवीगत पेट्रोलियम गैस, ये हिंदी में लिखा है तो इसे याद कर लीजिए। ठीक है, और जो एलपीजी में गैस मौजूद होती है वो कौन सी होती है गाइस? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, यही दो गैस होती है। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन सी थी? गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, पहले नहीं बोला है, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। ठीक है, अगर ये बोलें कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला इनमें से कौन थी, तो आपको टिक लगाना है इंदिरा गांधी। अगर बोलें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी, अगर स्वतंत्रता ना लिखा हो तो आपको टिक लगाना है ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू, 1924 में ये थी। ठीक है, और बोल दे कि पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला कौन थी, ठीक है, पहली जो इंडियन नहीं थी, तो आप टिक लगाएंगे एनी बेसेंट, 1917 में थी ये। ठीक है, याद रखिए तीनों को। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। खगोलीय लीप वर्ष को इनमें से किसके द्वारा नापा जाता है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ठीक है। जो खगोलीय लीप है, जो एक वर्ष की दूरी होती है, उसे प्रकाश वर्ष के रूप में नापा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? नींबू या ऑप्शन बी शिमला मिर्च या आलू या ऑप्शन डी टमाटर। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन बी शिमला मिर्च, ठीक है। बाकी नींबू, आलू, टमाटर, इन्हें रासायनिक के साथ क्रिया किया जा सकता है, ठीक है। ये क्रिया कर सकते हैं, बट शिमला मिर्च नहीं कर सकती है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और उनके साथ दो साथी थे, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। इनको भी फांसी दी गई थी 1931 में, याद रखिए 21 मार्च 1931 में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू, बिंग या ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट या ऑप्शन डी गीगा ब्लास्ट। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक शॉपिंग ऐप है गाइस, ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी याहू, गीगा ब्लास्ट, गूगल, क्रोम, ये सारे सर्च इंजन के रूप में आते हैं। यूसी ब्राउज़र, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र, ये सर्च इंजन है। और बाकी फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, ये सारी ऐप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक ऐप है, शॉपिंग ऐप। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, जो 2015 में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत हुए थे, ठीक है। 2017 में ये 16वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। 2020 में, सॉरी गाइस, 2020 में ये 16वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, वो 14वें हैं, ठीक है, 14वें नंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यह भी याद रखिए, 16वें प्रधानमंत्री हैं और 14वें हमारे राष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। GSAT-16 क्या है? एक वेदर सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, क्या है? यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। GSAT-16 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी। इनमें से किसके द्वारा बनाई गई थी? जो हम एयरफोन लगा के सुनते हैं, वो इनमें से किसके द्वारा बनाई गई थी सबसे पहले 1910 में? हम्फ्री डेवी ने, ये ऑप्शन बी नाथानियल बाल्डविन ने, ये ऑप्शन सी माइकल फेराडे ने, ये ऑप्शन डी जॉन कॉस ने। इनमें से किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी नाथानियल बाल्डविन ने सबसे पहली जोड़ी 1910 में बनाई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, नाथानियल बाल्डविन। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी 30 जून 2016 को 2005 से पहले नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि ये थी गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर 30 जून 2016। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पास की ओर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन
की विशेषता को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष या सामंजस्य, या ऑप्शन सी वायुवृद्धि, या ऑप्शन डी सुधार। इसमें से क्या कहते हैं हम? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, इसे हम सामंजस्य कहते हैं। ठीक है, जो पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूल विशेषता होती है उसे हम सामंजस्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। MS ऑफिस इनमें से क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या कोडिंग भाषा? इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS ऑफिस हुआ, MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, ये सारी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि सिस्टम में मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। उनकी आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध केंटन टावर इनमें से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, चीन में। जो प्रसिद्ध केंटन टावर है वो चीन में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन सी तांबा। तांबा विद्युत आवेश का एक सुचालक है। ठीक है, कागज, कांच और पानी ये कुचालक हैं तांबा को छोड़ के। ठीक है, तांबा, चांदी, ये सारे विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं, कनेक्टर माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपको कल जो आज रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में जो भी जीके और करंट अफेयर के प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हम जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं वो आपको कल आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको वो वीडियो मिल सके। कल या हम आज शाम तक वो वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न था, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ को खोलता है? इनमें से वह कौन सा बटन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, F1। F1 किसी भी विंडो कीबोर्ड पर चल रहे प्रोग्राम की सहायता से पृष्ठ को खोलता है, F1। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गाइस ये इंग्लिश में है तो हम आपको हिंदी में बता देंगे। इसमें लिखा है कि द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी इज इनमें से कहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर स्थित है, कौन से देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, ये फ्रांस में स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, फ्रांस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है गाइस, हमने आपको जीके के जो एनटीपीसी सीरीज में पूरे 14 प्रश्न आए थे हमने आपको वो इस वीडियो में करवा दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आज हम आपको शाम तक जो रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के, वो शाम तक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। जीके और जो भी करंट अफेयर और जीके के प्रश्न आए, ठीक है गाइस, 100% जो एक्यूरेट प्रश्न है वही वीडियो हम बनाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पर एसएससी की भी सीरीज चल रही है पिछले पेपरों की, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, लव यू, बाय।